कि आपने कहा ना कि राउडी राउडी ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल तहलका मचाती हूँ। जानबूझ के आग लगाना चाहते। हट साला हट। लव मैरिज था क्या? नहीं, हो गया शादी। कि बस खुटा से बांध दिया गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है लेकिन मेरे। बहुत विद्रोही स्वभाव की है राउडी। नहीं, लेकिन पति मेरे अच्छे हैं, पति को मैं बहुत प्यार करती इतना झिझक क्यों है? हूँ। मौगा है साला, ये शादी हुआ नहीं कि बदल गया। तो बहू कोमल सुशील पता नहीं कैसी ऐसी पतली होनी चाहिए, क्यों हट्टी कट्टी नहीं होनी चाहिए। किस कंपनी की बॉस है? बॉस मैं खुद की हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि मामला हाईलाइट है, टीआरपी मिलेगा, वहाँ जाना है, 2-4 दिन फोटो खिंचवाना है, ऑन कैमरा पीड़िता को और पीड़ित बनाया जाता है। औरत के बॉडी पार्ट से उसको ऑब्जेक्टिफाई करके स्टेज पर अगर अनाउंस कर, जब यहाँ आए तो उनको बहुत एम्बेरस फील करवाया गया मेरे लुक से। बहन जी दिखती हैं, तो मुझसे लोग बात नहीं करते थे। तब भी मैंने लूज लिया कि मेरा कुछ भी नहीं दिखे। बीटीएम बहन जी टर्न मॉड। लाइक मेरी कोई पहचान नहीं ना थी कि जिसमें लोग न्यूड होके ऐसे रील्स बनाते हैं, अब सॉफ्ट पॉर्न परोसते हैं उनका अकाउंट। एनजीओ के आड़ में इन लोग पॉलिटिक्स करते हैं। अगर हिंदू है कल्प्रिट तो उसको कवर करना है, मुस्लिम है तो यार हटा। उसके साथ ब्रूटली रेप करके फिर उसके पेट में चाकू भोंका। जो बलात्कारी होते हैं वो पैसे के बल पे निकल जाते हैं। समाज इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है। शश। आपकी बेटी की गलती नहीं थी, और अगर आप चाहती हो कि कोई और बेटी के साथ ऐसा नहीं हो तो आपको। कि महिला पुलिसकर्मी पैसे मांग रही है। महिला आयोग भी है बिहार में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको क्लबिंग और एक दूसरे की हल्दी मेहंदी फंक्शन अटेंड करने से ज़्यादा कुछ फुर्सत मिलता हो। रेप के बाद क्या आप सेक्रेटरी उसका शादी करा, चुपचाप शादी करा तो उसे घर बसा रहे हो। हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है। इनकी गलती नहीं है कि इनके साथ रेप हुआ है। सदियों से तो आपने हमें दबा के रखा। बेटा को बोलो झाड़ू लगाने। और महिलाओं को मैं कहती हूँ कि आप 31 की उम्र में भी करियर स्टार्ट कर सकती हो, 35 में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हो, और 55 में भी अपनी पहचान बना सकती हो। हेलो, नमस्कार। स्पंदन दिल से दिल टॉक्स के एक नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आधी आबादी आधा हक। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। यूएन चार्टर के हिसाब से किसी भी बच्ची के 4 अधिकार होते हैं। उसे एक नाम देना, शिक्षा का अधिकार, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्त्रियां और बच्चियां अभी भी पुरुषों के बराबर नहीं हो पाई हैं। आज भी रोज़ समाज में कई सारी घटनाएं होती हैं जो हमें व्यथित कर देती हैं। सेक्सुअल क्राइम्स, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, रेप बड़ा ही संवेदनशील और तकलीफ देने वाला विषय है। तो इस विषय पर आज हम बात करते हैं। आज की हमारी सम्मानित मेहमान, आपका पूरा नाम नेहा सिंह राठौर है। जी, नेहा सिंह राठौर है। मूल विषय में जाने के पहले आई कैन कॉल यू नेहा। हाँ हाँ। यू यूज द टर्म राउडी राठौर, बॉस लेडी। यस। थोड़ी बहुत पहले बात वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। आपके नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं? किस कंपनी की बॉस हैं? बॉस मैं खुद की हूँ। तो हर आदमी को तो स्वामित्व होता है अपने ऊपर। हर आदमी को होता है, हर औरत को नहीं होता है। ये बहुत अच्छा जवाब है। तो यू आर ट्राइंग टू बी योर ओन बॉस? यस। यू आर ट्राइंग टू बी I और am- आर यू? यस आई एम। यू आर। यस। मतलब पति परमेश्वर की कोई भी आज्ञा सुननी नहीं पड़ती? ऐसा नहीं है। देखिए, आपके द्वारा अभी बहुत सारे मर्दों की अंतर आत्मा और अंतर मन की आवाज निकल गई। बॉस लेडी होना या वो मेरे अंतरात्मा की आवाज नहीं थी। या अपनी बात कहना, ये कहाँ से आ गया कि पति परमेश्वर नहीं मानते हैं पति को, या पति की बातें नहीं मानते हैं? कहाँ की बात है ये कि अगर मैं बॉस लेडी हूँ या खुद को बॉस बोल रही हूँ या खुद के अधिकार खुद से ले रही हूँ, खुद डिसीजन मेकिंग का मुझे राइट है, मैंने वो लिया है, छीना है मैंने, मुझे हासिल नहीं हुई थी, मैंने वो छीना है। छीनना पड़ा ना। हाँ, तो इसमें ये क्या कहाँ से आ गई? मेरी टिप्पणी इसी लक्ष्य से थी क्योंकि आज भी सारी नारी उतनी सशक्त नहीं है। दे हैव टू टू द मैस्कुलिन लाइन। पितृसत्तात्मक समाज अभी भी है काफ़ी हद तक। हाँ, एक जंग जारी है और पहले की तुलना में समाज में अब समानता ज़्यादा है, खासकर जो लिंग भेद है या द हाफ पॉपुलेशन। आवाज़ बुलंद हो रही है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और ये अभी समसामयिक जो बातें हो रही उसमें मैं दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू आंसर, तो यू आंसर इट वेल। बट बीइंग अ बॉस लेडी एंड एक अपना एक तरह का इमेज, बिकॉज इट्स अ विजुअल वर्ल्ड,
सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो, यस सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं। लेकिन इसका एक पहलू है कि किसी के हृदय में मूल भावना बड़ी अच्छी है, जागृत है, और उसको फिर उसके प्रतिपादन का काम हम लोग करते हैं। वी वांट टू पब्लिसाइज इट फॉर द राइट रीजंस। लेकिन कभी कभी होता है क्या, मैंने जो देखा आमतौर पर कि वो पर्सनल एम्बिशन और अपने आप को लोगों की नज़रों में बढ़ाने के लिए, एंड डोंट टेक इट पर्सनली, आई हैव सीन योर पोस्ट। नहीं, आई एग्री कि एक इसका दूसरा पक्ष वो भी है कि वो एक ढोंग बन के रह जाता है। बिल्कुल लेट मी आस्क यू, यू आर अ rather well known and upcoming social activist, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, doing serious work, बहुत लोग आपकी सराहना भी करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग ऑन स्पंदन दिल से दिल टॉक। क्योंकि हमारे लिए, नेहा जान लो, विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति से। तो आपके ऐसे गेस्ट के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू, हम उन विषयों को सतही लेवल से ज़्यादा, थोड़ा गंभीरता से, गहराई से टच करना चाहते हैं। तो डोंट टेक एनी क्वेश्चन पर्सनली, राइट? You have a good social media profile. मैंने बात वहीं से स्टार्ट की, that's how you came into notice also. और एक दो लोगों ने नाम भी रिकमेंड किया, you know the people on our team, छोटी सी टीम है हमारी। So you are using social activism and your social media, हमारी बात ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है कहीं भी स्पंदन पे, for the right reasons. लेकिन साथ में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना उस माध्यम से, which is called a surrogate, वो कितना सच है, especially in your case? I'm asking a very harsh and blunt question right at the beginning of the show. देखिए, आप जिन मुद्दों पे मेरे से बात करना चाहते हैं ना, मैं उसको सोच के अभी गूज बम्स हो रहा है पूरे, अभी मैं सिवर कर रही हूँ। क्योंकि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे या सोशल एक्टिविज्म, खुद को कहना कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविज्म कर रहे हैं, आजकल लोग बहुत इसको धंधा बना लिए। मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा ज़मीनी हकीकत वाले भाषा का यूज़ करती हूँ कि ताकि लोगों तक पहुँचे बात। बिल्कुल। बहुत सारी यहाँ बिहार में, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में ऐसी कई संस्थाएं खुल गई हैं, भेड़ बकरी की तरह, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि घास की तरह उग गए हैं गली गली में, और सब कह रहे हैं कि हम, खरपतवार की तरह, सब कह रहे हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब कह रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट, सब एनजीओ चलाते हैं, सब एनजीओ चला रहे हैं, सब कह रहे हैं ना कि हम नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनको असल मायनों में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा नहीं पता है। वो झोला उठाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि मामला हाईलाइट है, टीआरपी मिलेगा, वहाँ जाना है, 2-4 दिन फोटो खिंचवाना है, बाइट लेना है, अनबन बोलना है। उनको इतना तक एथिक्स नहीं, इतना तक नॉलेज नहीं है कि किसी रेप पीड़िता का, किसी का दुष्कर्म होता है ना, तो उसका फेस रिवील नहीं करना है, हाँ, उसका नाम नहीं बताना है, वो कानून है। उसके घर परिवार में जितने लोग हैं, इवन उनका भी चेहरा नहीं दिखाना है, सब कुछ गुप्त रखा है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ कैमरे के सामने यूट्यूबर्स को बुला के कैमरे के सामने ऑन कैमरा पीड़िता को और पीड़ित बनाया जाता है। उसका चेहरा, घर, पता, नाम पूरा सोशल मीडिया पे स्प्लैश कर दिया पूरा, अपनी पब्लिसिटी और के उसको लिए। और उनको कहा जाता है कि ये तो बहुत बड़ी नारी सशक्तिकरण की एकदम महान आत्मा है, और ढेरों अवार्ड, ढेरों इवेंट्स हो रहे हैं भाई, हर नुक्कड़ में इवेंट हो रहा है भाई, हर नुक्कड़ में। अब मैं बताता हूँ अपने, खुद ही इवेंट करना है, खुद ही मोमेंटो देना, हो गए एक्टिविस्ट। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, कहीं ना कहीं जरूर बैठी होगी, बुला ही गया होगा। मेरे से इस साल मैंने सब अवॉइड कर दी, मैं नहीं गई, इस बार मुझे जाना पड़ा, और मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छा ओकेजन है, आई वेंट देयर। इवेंट का नाम नहीं लूँगा। मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई और बुरा लगा कि आप नारी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहाँ पे एंकर वाज अ फीमेल, नाम मैं नहीं लूँगा किसी व्यक्तिगत कारण से। तो जितनी महिलाएं आ रही हैं वो सशक्त नारियां हैं, उनकी अपनी उपलब्धियां हैं। हर गेस्ट को एक नारी दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है डायस पे कि इनकी स्माइल आलिया भट्ट जैसी है, इनकी आंखें वैजंती माला जैसी हैं। तो एक नारी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन औरत के बॉडी पार्ट से उसको ऑब्जेक्टिफाई करके स्टेज पर अगर अनाउंस करके बुला रही है, तो क्या ये एक विडंबना नहीं है? क्या ये खुद अपना मजाक बनाना नहीं है? बिल्कुल है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन कोई नेशनल या इंटरनेशनल वुमेन्स डे न मने और हम लोग बराबर हों, बिल्कुल, कि हमें अपने लिंग के ऊपर या अपनी जेंडर के ऊपर उसको सेलिब्रेट नहीं करना पड़े, क्योंकि हम लोग व्यक्ति हैं अपने शरीर के अंदर। तो कब तक ये नारी शक्ति की बातें करते रहेंगे
ऊपर ऊपर से, और मेमेंटोज बांटते रहेंगे और फोटो खिंचाते रहेंगे, हम्म, और एक्चुअली आपको अपने नारी होने का बोध, आत्मबोध हो ही नहीं। हम्म, वही बात मैंने कहा कि आप आदि शक्ति, आधी आबादी हैं, आदि शक्ति के पुण्य स्वरूप में आप हैं, तो स्वयं में आप देवी को जागृत कर रही हैं या फोटो आपके लिए आ रही है? यही मेरी टिप्पणी थी कि आई नो यू आर डूइंग रियल वर्क। सो कमिंग टू यू, बात हमारी कभी होती है कि पीछे से स्टार्ट होती है और वापस लौट के आते हैं हम। हम्म। अपने बारे में कुछ बताएं, अपने जीवन की यात्रा अभी तक, इस क्षण तक कैसी रही है, पालन पोषण, अपना जन्मस्थान, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल अभी तक। देखिए, मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। मेरे नाना जी वहाँ पोस्टेड थे और वहीं नानी घर में मेरा हुआ। वैसे नानी घर मेरा औरंगाबाद है बिहार के, पर नाना वहाँ पोस्टेड थे। और उसके बाद मेरे पापा की सर्विस थी, एक सरकारी कर्मचारी हैं मेरे पापा। तो हम लोग कुछ दिन समस्तीपुर रहे, फिर बेगूसराय। बेगूसराय में हम लोग 20-22 साल रहे हैं। वहाँ मेरा पूरा बचपन बीता, स्कूलिंग हुई। 10th 12th के बाद मेरे पापा की इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। लोग आजकल कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती, मेरा मन नहीं था लेकिन पापा ने इंजीनियरिंग करवा दिया, लेकिन मेरी भी इच्छा थी, साइंस में ही थी, मैथ्स में थी। मेरा भी मन था और पापा का भी मन था, टेक्निकल कुछ करो। तो भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 10th तक मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। दो चोटी बांधना, ऐसे तेल लगा के, सलवार सूट पहन के, साइकिल से मैं बेगूसराय की कौन सी गली नहीं घूमी हो कोचिंग करने और ट्यूशन जाने के उसकी लिए। एक फोटो भेज देना, हाँ, मैं भेज हम दूंगी। चिपकाएंगे मेरे यहाँ। पास अगर होगी, तब उस समय फ़ोन नहीं था हमारे पास। एक, मुझे लगता है मैं 12th में थी तब मोबाइल आया था, और उसमें रोमिंग था, मतलब जो Because you फ़ोन look quite different now. जो फ़ोन करता था तब भी और कोई अटेंड करता तब भी, दोनों का बिल जाता था। तो मेरे पास तो इतना मेमोरीज है नहीं। एल्बम में होगा तो मैं आपको भेज अच्छा, दूंगी। रील वाला तो जमाना था वो। इंजीनियरिंग कहाँ हाँ, हुई? इंजीनियरिंग फिर मैं बताती हूँ। फिर 10th के बाद जब मैं यहाँ पटना आए, तो पटना में हॉस्टल में, गोल वाले हॉस्टल में रहते थे। गोल इंस्टीट्यूट है, उसी के बुद्धा कॉलोनी में हॉस्टल में रहते थे। जब यहाँ आए तो उनको बहुत एम्बेरस फील करवाया गया मेरे लुक्स से, मेरे लाइफ स्टाइल से, कि बहन जी दिखती है। हम सोचे बहन जी क्या होता है? बेगूसराय में तो किसी ने बोला नहीं। बेगूसराय में तो सब कहते हैं बड़ा संस्कारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, दो चोटी बांधती है और सूट पहन के आती हम है। तो किसी को हाँ, बहन बोलते हैं तो सम्मान से हाँ, बोलते हैं। नहीं बहन जी, मतलब कि आपको लो फील कराया जा रहा है हॉस्टल में, आपको इंस्टीट्यूट में, कि मतलब कैसी बहन जी। You know, when I was at Delhi, हाँ। तो I heard this term, BTM. हम्म। बहन जी टर्न मॉड। अब हमारे बिहार से ही एक मेरी सीनियर थी स्कूल में, when I was हाँ। at DP साकेपुरम, हम्म। तो उनको भी अब मैं समझ पाता हूँ what you said just now ना, मुझे अब समझ में आया। नाम मैं नहीं लूँगा। She was from छपरा। ओके। Okay? नाइस प्लेस। और अपना सिक्किमीज और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेंड्स का ग्रुप था। सो शी यूज टू से, वो बोलती थी, आई एम फ्रॉम कैप्रा। तो बोली कहाँ है? इट्स अ प्लेस नियर असम। रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूँ। सो कमिंग टू योर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ कुछ क्या घटित हुआ या क्या बदलाव आया अपने में? हाउ यू टैकल दिस बुलिंग बाय योर फ्रेंड्स? बुलिंग को मैंने ना वो लिया कि मुझे अपने आप को ग्रूम करना है। क्योंकि आप कहीं पढ़ने जा रहे हो ना, तो पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ आपका बौद्धिक स्तर नहीं बदले, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कितना हो रहा है, आप खुद को कितना ग्रूम कर रहे हैं ओवर एंड ऑल। आपकी मानसिकता, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपका बौद्धिक स्तर है अच्छा, तो आप खुद को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं हर तरीके से। मुझे लगा कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने कोचिंग में ही, वहीं जहाँ मैं पढ़ रही थी बुद्धा कॉलोनी में, मैंने वहीं से थोड़ा बहुत चेंजेस लाने स्टार्ट किए। कि मुझे जींस पहनने में शर्म आती थी, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि 7 के बाद ही मुझे सूट पहनाया गया। वहाँ पहनते थे लोग, तो छोटा सा शहर है, लोग पहनते ही थे उस वक्त। परिधान हाँ, अपनी, इट्स अ मैटर ऑफ हाँ, चॉइस। लोग पहनते ही थे, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हम मतलब कुछ अजीब सा पहन रहे हैं या देहाती लग रहे हैं, बहन जी लग रहे हैं, ऐसा कभी लगा नहीं। हमको लगा हम बहुत संस्कारी हैं और अच्छा लगता था सूट पहनना। सूट कितना सुंदर परिधान है। लेकिन जब मैं पटना आई तो ऐसा लगा कि देहाती बहन जी में, मतलब मुझसे लोग बात नहीं करते थे। फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने जीन्स टी शर्ट मैंने विशाल मेगा मार्ट से खरीदा, ठीक है। मैं गई खरीदने, कोचिंग से अलाउ नहीं था कि आप बाहर निकल सकते हो, पर मैंने छुट्टी लेके कि मुझे जाना है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। मैंने पहली बार एक ब्लैक टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स खरीदा बिना घर में बताए। और जब फिर पहन के जब मैं कोचिंग गई ना, तो मैं टी शर्ट खींच रही हूँ। टी शर्ट जबकि लॉन्ग मैंने लिया, लूज लिया, तब भी मैंने लूज लिया कि मेरा कुछ भी नहीं दिखे। फिर भी मैं टी शर्ट खींच रही हूँ कि यार कुछ अजीब सा लग रहा था ना, पता नहीं मैंने क्या वियर कर लिया है। कोचिंग गई, सब मुझे देखी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को, 1-2 लोगों ने तारीफ कर दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं ये भी पहन सकती हूँ। सो इज कॉन्फिडेंस ओनली अबाउट क्लोथ्स? नो, क्या अपने परिधान बदलने से आदमी में
विश्वास आ जाता है। कॉन्फिडेंस आता हाउ है। डिड यू चेंज मेंटली एज अ पर्सन? मेंटली तो मैं बचपन से बहुत वो थी, क्या थी? अपग्रेड। अच्छा, हाँ, मेरा सोच तो अभी कभी नेहा का कौन सा मैं वर्जन चल रहा है? 2.0, 3.0, 5G, 6G कौन सा चल रहा है? अभी 5G का जमाना है, 5 चल रहा है। अच्छा, 6G हाँ, कंप्लाइंट है लेकिन अभी आपका। जेनजी भी बोल सकती हूँ, कभी जेनजी के साथ मिलती हूँ तो जेनजी भी बन जाती हूँ। कोई बुजुर्ग मिले तो उनके साथ बुजुर्ग भी बन जाती हूँ। जेन जी पे हमारी चर्चा हुई हाँ, तनी रैपिडली हमने चले हाँ, फास्ट फॉरवर्ड में भोजपुरी बुझे लू कि ना। हाँ, भोजपुरी पूछते हैं पर तो बोल नहीं पाएंगे। कॉलेज लाइफ में जो मेंटल अथवा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाँ, हाँ, इन कॉलेज डिग्री किस चीज में की, कौन से सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नाइस नाइस। और उस कॉलेज के दरमियान वहाँ भोपाल में बहुत बहुत कुछ करने को था, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे थिएटर होता था, वहाँ पे आए दिन सीरियल और मूवीज़ की शूट होती रहती थी, फिर इवेंट्स होता था, मॉडलिंग होती थी, कुछ ना कुछ होते रहता था। तो सब मेरी में हाथ पांव मारी कि नहीं? बहुत मारे और बहुत हद तक सफलता भी पाए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, आज से 10 साल पहले लोग भोपाल में मुझे जानते थे और आए दिन वहाँ के भी अखबार में मेरा फ़ोटो होता था मेरे स्टेटमेंट के साथ। लोग मेरा बाइट लेते थे इन सारे सोशल मुद्दों पे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनजीओ है, द पृथ्वी मणिकर्णिका, दीप्ति परमेश्वरी जी का। बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं वो, बहुत बड़ी, मतलब उनके लेवल का तो बिहार में कोई नहीं है। उन्होंने खुद से अप्रोच किया कि नेहा, तुम हमारे साथ काम करो। वहाँ पे लेक व्यू पे राहगिरी डे हर संडे को मनाया जाता था। वहाँ पे लोग आते थे, अपना जुम्बा हो रहा है, योगा हो रहा है, मलखम हो रहा है, सब करते थे। व्हाट इज मलखम? मलखम होता है, एक खंभा होता है ओके। और उस पे लंगोट पहन के बच्चे या अच्छा, जो उनसे बड़े चढ़ते हैं। चढ़ते हैं और कुश्ती करते हैं उस पे। पोल डांसिंग तो नहीं है? नहीं, पोल डांसिंग नहीं, वो डिफरेंट थिंग है वो। जस्ट मलखम, जस्ट हाँ। जोकिंग। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने जोड़ा और मेरे अंदर सामाजिक उत्थान का बीज दीप्ति परमेश्वरी जी ने ही डाला। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उनका एनजीओ था, स्लम एरिया के बच्चों को हम लोग म्यूज़ियम में, वहाँ भोपाल म्यूज़ियम में बुला के पढ़ाते थे। हम लोगों ने पीरियड्स हाइजीन पे वहाँ पे काम किया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे बहुत काम किया उनके कल साथ भी मेरा हमने। पोस्ट था फेसबुक पे हाँ, सैनिटरी पैड के साथ। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, कल प्रभात खबर भी ने भी फीचर किया है मुझे। तो फिर ये जो हुआ वहाँ पे एक्टिविज्म स्टार्ट हुई, मतलब जो अपने व्यक्तित्व के अंदर अंकुरन या स्फुरन हुआ सामाजिक हम्म, समाज सेवी बनने का, एम आई राइट कि वहीं पे स्टार्ट हुआ? हाँ, और क्या क्या चीज़ में हाथ पाँव मारे? मैंने मारा। बोला कि बहुत चीज़ में मारे। प्रकाश झा अपने बिहार के हैं, उनकी मूवीज की आए दिन वहाँ पे शूट होती कौन रहती कौन थी। सा फिल्म? गंगाजल 2, राजनीति, आरक्षण, एक एक कौन सा मुझे रोल था, हमको दिखी नहीं। ऐसा मेरा कोई, मैं ये नहीं झूठ में तारीफ करूँ कि मैं लीड रोल में थी, मैं इधर साइड वाइड में इधर चलते रहती थी, एक्ट्रेस के पीछे कब चलना फोटो है। चाहिए हमको? हाँ, मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा सीन। भाई ये तो हम बॉलीवुड एक्ट्रेस के बगल में बैठे हुए हैं। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, फ्रॉड सैया, उसमें अरशद वारसी को मैंने चाटा मारा है किसी सीन में। उसकी 7 बीबियां हैं फ्रॉड सैया में। आई एम श्योर कि तुम चाटा मारी होगी तो उस थप्पड़ की गूंज उसको सुनाई देती है। हाँ, उस समय लेकिन उतना ज्यादा मैं बोल्ड नहीं थी पर हल्के से उतनी नहीं थप्पड़ थी। मारी। हाँ, हाँ, अभी उसमें अभी कितना जोर से चमट सकती है? ये ऐसा चमेट सकते हैं कि सामने वाला गिर जाए। हमारा कुर्सी पीछे करोगे? नहीं, नहीं, आप डरिए मत, आपको अच्छा नहीं ठीक। मारेंगे। ना हम भी नहीं डरते, हमको भी वित्त पुरस्कार प्राप्त है प्रधानमंत्री से। हाँ। फिर जब ये इंजीनियरिंग का काम हो गया, एक्टिंग वगैरह किया, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू एक्टिंग मेंशन? आपको पता है क्यों किया मैंने? क्योंकि उसमें एक भैया थे, कोऑर्डिनेटर थे, जो ऐसे भीड़ जुटाने का या स्टूडेंट को ले जाते थे सेट पे, तो वो कहते थे कि एक दिन का 4,000 रुपया मिलेगा। हाँ, हाँ, एक दिन का 4,000 मिलेगा और सेट पे ही आपको खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का डिनर भी मिलेगा, ऊपर से फोटो अलग खिंचाने का मौका मेस मिलेगा। बंद उधर, हाँ, हॉस्टल का मेस बंद। हाँ, सेलिब्रिटी के साथ आपको फोटो खिंचाने का अलग से मौका मिलेगा, आप लाइव शूट देख सकते हो। हमने कहा चलो यार, 200 रुपया बच जाए तो कॉलेज का स्टूडेंट तो कुछ कर दे। अब ये 4,000 मिल रहा था, आप वाह। एक दिन का 4,000, गजब। अब 5 दिन करना है, ठीक है, 20,000 आया, चलो शॉपिंग करने। चलो शॉपिंग करने भाई। मौज हो गया हम लोगों का, और क्या, बस। शॉपिंग के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, कुछ भी थोड़ी है ये, अरे मैं आप मजाक कर कला के अरे क्षेत्र हम में जा रहे मजाक हो कर ना। रहे नहीं, हैं, मैं मजाक बोल कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं है, नहीं। आपको कुछ नया नहीं, सीखने को I मिल रहा have a है। lot of respect. Yesterday we were hosting an actress. हम्म, You probably might know. I think she appeared on your show, Tisha Shri. हम्म, डॉक्टर बी जूनियर, कल हम लोग कर ही रहते चर्चा। हम्म। तो बिहार में जब वापस लौट के आए भोपाल से, यहाँ पे पुनः बिहार की पावन धरती पे आपका पदार्पण होता है, तो तब से आपके क्या क्या क्रियाकलाप हैं? तब से मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ अपने, मेरे जितने भी भाई बहन हैं चचेरे, सबसे बड़ी हूँ।
और मेरे दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे, 90 क्रॉस कर चुके थे। तो मुझे ये बोला गया कि अब सबसे बड़ी बेटी हो, शादी वादी कर लो, अब जो करना होगा शादी के बाद करना। हो गया शादी। लव मैरिज था कि अरेंज? अरेंज था, अरेंज है। यू आर गिवन अ चॉइस और नॉट, कि बस खूंटा से बांध दिया गया गाय नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से पूछा, 1 साल पहले एंगेजमेंट हुआ है, 1 साल के बाद शादी हुई को? है। फोन पे बातचीत होता था ना पहले से? हाँ, फोन पे बातचीत होता था। पसंद था? पसंद है क्योंकि मेरे। बहुत विद्रोही स्वभाव की है, राउडी। नहीं, लेकिन पति मेरे अच्छे हैं। पति को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। इतना झिझक के काहे बोल रही हैं? नहीं नहीं, झिझक के नहीं बोल रहे। संकुचित होके काहे बोल रही नहीं नहीं, संकुचित नहीं हूँ। जैसा आप कह रहे हैं ना कि आप राउडी हो, ऐसा नहीं है कि मैं हैं? राउडी कहीं ना हूँ कहीं से देखो, लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रॉमा रहता है और निकलता कहीं और है। मूल कहीं और होता है, प्रतिफलित कहीं और होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छे आपके इंसान हैं। पतिदेव के साथ भी मैं एक पॉडकास्ट करूंगा जल्दी ही। हाँ हाँ, कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ बिहार में अभी खुद बताएं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कर रही हैं जो हम समझ सकें। कैसे शुरुआत हुई और अभी व्हाट यू आर डूइंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके सामने बैठी हूँ, एक मजबूत चेहरा बोल सकते हो, एक बिंदास पर्सनालिटी बोल सकते हो, एक बेबाक आवाज़ बोल सकते हो, लेकिन इस बेबाक आवाज़ के पीछे बहुत दर्द है, बहुत डिप्रेशन से गुजरी और यहाँ पे बैठी हूँ जो कोई नहीं जानता। आज मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे बताने जा रही हूँ। जब मेरी शादी हुई, बहुत बहुत चुलबुली टाइप की लड़की थी, लेकिन जब मैं ससुराल गई तो वहाँ एकदम डिफरेंट माइंडसेट के लोग। ससुराल में जाने के बाद क्या हुआ? इतनी पिछड़ी सोच आज के ज़माने में भी हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये मानसिकता है सच में। फिर मैंने बट योर इन-लॉज इन द पुलिस सर्विस ना, या आरक्षी सेवा में है। सिर्फ मेरे ससुर ही नहीं, मेरे घर में ऑलमोस्ट लोग, ससुर के फादर, उनके चाचा, घर में दामाद आ रहे हैं, सब सब। तो क्या मैंने अपने मायके से ससुराल के सफर में क्या परिवर्तन मिला? बहुत परिवर्तन मिला। मेरे घर में मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बात करता था। मुझसे क्या मतलब, नहीं, नॉर्मली बच्चों को पैम्पर करके या बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ। पर यहाँ मैंने देखा कि घर को भी इन लोग थाना समझ रहे हैं। लाइक थाने में जैसे अपराधियों से ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे ऐसे भाई हट साला हट, और गाली माँ बहन की, भाई बेटी को भी दे रहे हैं, पत्नी को भी दे रहे हैं, बहू को भी दे रहे हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं उनको भी दे रहे हैं। कल्चर अलग था। ये कैसा कल्चर है कि आप बच्चों को भी गाली दे रहे हैं? और अब बोल दो कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, ये तो कॉमन है, इससे क्या हो गया, आप शरीर में सट गया क्या? लेकिन क्या आप अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं? जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे घर में, तो बच्चे तो वही सीखते हैं जो नहीं, बट उनके ये इर्द कॉमन गिर्द है। नहीं, क्या हो गया, इससे शरीर में सट गया क्या? बहुत बोलती हो तुम, बहुत तुम बदतमीज हो, हर चीज़ में तुमको टोकना जरूरी है क्या? कॉमन लैंग्वेज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके घर में होता है। यहाँ पे ये सब मत झाड़ो, ये सब नहीं चलेगा। तो क्या उत्तर था तुम्हारा उसके प्रति? कुछ नहीं, हम शांत, एकदम शांत। आप सोच नहीं सकते, मैं कभी फोटोज़ दिखाऊंगी आपको कि शादी के 6 साल मैंने कैसे गुजारे हैं। सिर्फ अपने हस्बैंड का चेहरा देखिए कि मैंने इनसे शादी की है, ये मुझे समझेंगे, ये मुझे ज़रूर एक दिन समझेंगे। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, लाइक लिंग भेद, जैसा आपने कहा, बेटा बेटी में अंतर, बहू बेटा में एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। अगर एक साथ बेटा बहू हंसी मजाक कर दिए तो घर में रूढ़िवादिता थी बहुत बहुत सिर्फ। लेकिन रूढ़िवादिता, मुझे ताज्जुब होता है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कैसी रूढ़िवादिता है कि बेटा बहू अगर एक जगह बैठा है तो आपका मतलब एकदम वो अंदर से हो जाता है चिढ़ मस्ती, ये क्यों बैठा है, आपको संस्कार जग जाते हैं, आपको शर्म हया पति सब पत्नी सब। साथ नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? नहीं, लेकिन बेटी दामाद बैठे तो दामाद कितना अच्छा है ना, मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है। लेकिन बेटा अगर बहू के साथ बैठ जाए, मौगा है साला, ये शादी हुआ नहीं कि बदल गया। तो देखो तो, ईर्ष्या भावना तो स्त्रियों में ज्यादा होती है। ईर्ष्या भावना स्त्रियों की आप बात कर रही हैं? मैंने तो क्या बोलूँ, मैं पुरुषों को भी मैंने सुना है अपने घर में, देखो बैठा हुआ है कैसे, सर में नहीं है, रात का अंधेरा होता है, पति आ रहा है रूम में, भाई ये क्या तमाशा चल रहा है? कितने कमरे हैं आपकी हवेली में? पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग? अगर बस चले तो ये बना दिया जाए। इस सोसाइटी, मेरा घर का सीन छोड़ो ना, मैं तो आपको इन जनरल बता रही हूँ कि आज भी है ये चीज़, आज भी ये होता है। आप ज़मीन पे उतर के देखो, नहीं होता ना तो अभी तो रिसेंटली एक केस सोशल मीडिया पे सबने देखा, वो एक्ट्रेस के साथ जो हुआ, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके तो अलग, उस पर आएंगे हम लोग। सो कमिंग बैक टू, आई एम सॉरी, नीड अ ड्रिंक ऑफ वाटर? नहीं ठीक है, चिल है? हाँ बिल्कुल। अब फर्क ही नहीं पड़ता ना, अब उस चीज़ से हम बहुत ऊपर उठ गए हैं। थर हो गया।
नहीं, थेथर नहीं हो गए हैं, अब जवाब दिया, मजबूत हो गए हैं, मजबूत हो। बहुत बहुत ज्यादा, कि अब किसी भी चीज से न सो डर हाउ सकते डिड न यू हिल फाइट सकते बैक? हैं। मैं रिस्पॉन्स क्या था? हाँ, मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत सहा, मैंने 6 साल तक चुप चुप चुप, क्योंकि सिखाया गया, मम्मी कहती थी फोन पे, नहीं जवाब नहीं देना, गलत मत बेटा, हम लोग भी सुने हैं, तभी तो आज देखो इतना अच्छा यहाँ पे, हमने क्या अच्छा कर लिया भाई, क्या अच्छा कर लिया सुन के तुमने। तुम आज अगर अच्छा हुआ रहता तो तुम नहीं ना बोलती कि अरे हमको बहुत तुम्हारी बुआ तुम्हारी दादी मेरे साथ ऐसा की है। अगर अच्छा हुआ रहता क्यों सुनाती तुम हमको कहानी? तुम वही चाहती हो कि हम भी सुनाते रहे अपने बच्चों को, कि देखो आज हम सहने के बाद देखो यहाँ पे हैं, आज यहाँ पे, यही कहानी हम सुनाए। तो जो संस्कार अपनी पिछली पीढ़ी से मिलते हैं हम्म। और आप उसे अगली पीढ़ी को सौंपते हैं तो वो तो चलता रहेगा ये दादा। संस्कार थोड़ी है, जो समझिए, आप कुसंस्कार समझिए, ये संस्कार नहीं है, ये नहीं मैंने जबरदस्ती कहा का, कुसंस्कार। ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक ताना बाना है, कि मैंने किया तो तुम क्यों नहीं करोगी। ये कहाँ लिखा है? न ये न भारत, ग्रंथ में लिखा है, न संविधान में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? ये जबरदस्ती की मानसिकता सालों से ढोती आई है महिलाएं, और आज भी प्रेरित करती हैं कि जैसा मैंने किया वैसा तुम करो, तब तुम संस्कारी कहलाओगी। तो मुझे नहीं बनना है ऐसा संस्कारी। ये समाज की रूढ़िवादिता पीढ़ी दर पीढ़ी परिपाटी है जो चली आ रही है। नहीं, आप इसको मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा नहीं दे रहा हूं मैं, मेरा ये आप कह रहे हैं चली आ रही है, मेरी ये टिप्पणी है कि ये चली आ रही है नहीं चलनी और ये चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ। वही मैं भी वही बोल रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग इन द सेम लैंग्वेज। मैंने बस अपनी ऑब्जर्वेशन बताई कि ये चली आ रही है, हैंड मी डाउन बेटन पास किया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं बदलना होगा। एंड थ्रू गेस्ट लाइक यू हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज़ उठे और लोग इसके बारे में जागरूक हों और बदले, और मेरे ख्याल से समाज बदल रहा है कहीं ना कहीं। एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी माँओं ने हमें सिखाया, हम बेटियों को सिखाया कि तुम्हें ऐसे ही रहना होगा और तुम ऐसे ही रहो तो संस्कारी कहलाओगे, नहीं। अब हम जो माँ बनेंगे और हम जो सास बनेंगे, वो हम अपनी बेटी को और अपने बेटों को क्या संस्कार देंगे वो दुनिया देखेगी। और हम लोग, ये जनरेशन, मेरी जनरेशन चेंज लाएगी और चेंज ला रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। देखा मैंने, और यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। समाज में कुछ तो उथल पुथल हसलिंग यू आर डूइंग। एक बोलते हैं कि पत्थर पड़ जाता है तालाब में तो उसका रिपल इफेक्ट आता है, और ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़ जाएं तो एक सुनामी आ जाती है। वापस लौट के आते हैं करियर पे एज एन एक्टिविस्ट। हाउ डिड इट बिगिन? बिहार में आने के बाद, क्योंकि वहाँ से भोपाल से कट के फिर यहाँ आना, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया या क्या चेंजेस आए? 6 साल तक मैंने बहुत सर्वाइव किया, फिर मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ना। मैं हाउस वाइफ बन के भी मैंने देख लिया कि मैं पूरी डिवोटी थी सारे ससुराल वालों के लिए, सारे फर्ज निभाना, सारे रिश्ते नाते निभाना। मिट्टी के चूल्हे पे कभी खाना बनाना पड़ता था तो वो भी बनाए हैं हम, वो भी बनाए हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप घिस जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर से अपनी पहचान बनाओ। और महिलाओं को मैं कहती हूँ कि आप 31 की उम्र में भी करियर स्टार्ट कर सकती हो, 35 में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हो, और 55 में भी अपनी पहचान बना सकती हो। कभी आप लेट नहीं हो। आप शुरुआत तो करके देखो, जैसे मैंने शुरुआत किया। 6 साल के बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पढ़ाई लिखाई का तो फ़ायदा होगा ना कहीं, बिल्कुल होता है। इसलिए लड़कियों को ज़रूर पढ़ना लिखना चाहिए, और खूब पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी पढ़ना लिखना चाहिए कि किसी फील्ड में भी महारत हासिल कर ले, इतना तो उनमें होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का सहारा मैंने लिया। मुझे जो काम में मज़ा आता था, लाइक ये सोशल इवेंट्स में सामाजिक मुद्दों पे बात करना, काम करना इवेंट्स में, तो मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया कि कौन सी एनजीओ बहुत अच्छा काम करी, मैं कैसे निकलूं, कैसे काम करूं। एक बहुत अच्छी एनजीओ, मैं नाम ले रही हूँ उसका, नोवा जीएसआर, नेतरहाट है स्कूल झारखंड में। उसमें लड़कों का ग्रुप उन्होंने बनाया है ऐसे सामाजिक मुद्दों पे काम करने के लिए, नोवा जीएसआर। उसमें उससे मैं कनेक्ट हुई। उन लोगों का एक प्रोजेक्ट आया था संगिनी, उसमें ये लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे काम कर रहे थे। इसमें उन्होंने मुझे जोड़ा एज अ वॉलंटियर। उन्होंने जब मेरी बातें सुनी, मुझे ग्रुप में जोड़ा, जूम मीटिंग पे जब सब कुछ सुना कि नॉलेज है कि नहीं, या मतलब कैसे जोड़ ले। लाइक मेरी कोई पहचान नहीं ना थी, कोई कुछ नहीं था, तो कोई कैसे जोड़ लेगा इतनी बड़ी एनजीओ में। लेकिन जब उन्होंने जाना मेरे बारे में तो उन्होंने कहा नहीं ये कर सकती है, और फर्स्ट टाइम मेरे से एक वीडियो मैसेज बनवा के, और वही सब जगह उन लोगों ने पोस्ट किया। फिर सुदूर गांव जब भी मुझे मौका मिला मैं जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करना, मशीन पैड वेंडिंग मशीन लगवाना मैंने किया, और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फिर उसके बाद बहुत कचरा हुआ घर में। तुमको ये करना है तो तुम यहाँ मत आना, नहीं आना, भाग जाना। 6 महीने में मायके में रही, 6 महीने
मेरे कोई एक्सपेंस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया कि मैं आज कैमरे के सामने बता रही हूँ, क्योंकि अब मुझे डर ही नहीं, मैं उस लेवल से ऊपर उठ गई हूँ। अब वो वीडियो देख के भी बोलेंगे क्यों बताया, तो ठीक है भाई तुमने किया है, तो बता रही हूँ ना। कोई फेक है तो तुम बताओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सामाजिक मुद्दे पे रील्स पे ठुमका लगाना या ऐसे फुहड़ता करने से अच्छा है सामाजिक मुद्दे पे आप काम करो। आपको नॉलेज रहेगा, आप कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनल होगे, आपके अंदर कुछ एथिक्स होगा, तभी आप सामाजिक मुद्दे पे बात कर सकते हो। छोटा सा प्रश्न मैं बीच में हम्म पूछूंगा, इस संदर्भ में है। हम्म रील्स तो भाई यू ऑल्सो मेक, हम्म तो बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रील्स, हम्म हमारे रील्स में, और रियल लाइफ में रील से रियल की जर्नी क्या है? आपने मेरे रील्स पे अगर सवाल उठाए हैं, मैंने अपने सोशल मीडिया को मनोरंजन से हटाकर सिर्फ सामाजिक मुद्दे पे, ज्वलंत मुद्दे पे बात करने का एक जरिया बना दिया। एनी टाइप ऑफ एकदम ज्वलनशील मुद्दा जो होता है ना, जिस पे कोई नहीं बोलता, किसी की हिम्मत नहीं होती, मर्दों की हिम्मत नहीं होती, और औरत तो छोड़ दी, मर्दों की हिम्मत नहीं होती, पॉलिटिशियंस की हिम्मत नहीं होती, उन मुद्दों को मैंने अपना कंटेंट बना लिया है, जिसके कारण मेरा अकाउंट कितनी बार सस्पेंड हुआ, कितने 3 महीने पे, कभी 4 महीने पे रिकवर हुआ है अकाउंट मेरा। स्टोकिंग कंट्रोवर्सी इज योर थिंग, हाँ, जानबूझ के आग लगाना चाहते हैं। आग लगाना थोड़ी होता है। ये है कि सोशल मीडिया मेटा ऐसा घटिया चीज़ है कि जिसपे लोग न्यूड होके ऐसे रील्स बनाते हैं, सॉफ्ट पॉर्न परोसते हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। लेकिन कोई अगर सामाजिक मुद्दे पे काम कर दे, पोस्ट लिख दे, उसका अकाउंट उड़ा देते हैं, उसका पोस्ट उड़ा देते हैं। अभी अजीत भारती के साथ हुआ था, तो हर हाँ, तो चीज फिर में आप कह रहे हो कि मैं डिमोनेटाइज कर, कंट्रोवर्सी नहीं थोड़ी ना आई पैदा कर वांट रही यू हूँ। टू से दिस। हाँ, नहीं हमारे तो बहुत दर्शक नहीं जानते हैं हम्म कि वहाँ के जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम से दुनिया चल रही है, आपके फीड्स क्या आ रहे हैं, तो व्हाट इज एक्सेप्टेबल, क्या स्वीकार्य है और क्या बताइए अस्वीकार्य ना है, कि कितनी इसकी शर्म की परिभाषा बात है। बड़ी मतलब दोहरे मापदंड है इसमें। सो नेहा, अभी जिस क्षेत्र में यू आर वर्किंग, बहुत गंभीर विषय है, बलात्कार, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप विक्टिम्स के ऊपर, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी आप क्या कर रही हैं, किस तरह से आप उसमें क्रियाशील हैं? मेरे घर के पास एक स्कूल था, वहाँ पे 3 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का हॉस्टल है, लड़कों का। वहाँ पे अचानक से एक दिन खबर आई कि एक लड़का बहुत बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और फिर थोड़ी देर में पुलिस आई और पुलिस ने वहाँ पे ताला जड़ दिया और एक टीचर को पकड़ के ले गया। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? मम्मी ने बताया कि एक लड़का है और एक बच्चा है 12-13 साल का, और उसके साथ पिछले 5 साल से वो टीचर जो है गलत काम करता था। निष्कर्म हो रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। मैं अंदर से हिल गई कि लिटरली लड़कों के साथ भी। मुझे लगता था कि लड़के सेफ हैं, लड़कों को जनरली कहीं भी पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है या रात में घूमने की जाती है, फिर मुझे लड़के भी सेफ नहीं हैं। और मुझे बहुत वो चीज़ अंदर तक हिला गई। तभी मैंने देखा एक एनजीओ जो इन सब्जेक्ट पे काम करी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि मैंने उनका नाम और उनका काम देख के मैं जुड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एनजीओ के आड़ में इन लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोग जात देखते हैं, इन लोग धर्म देखते हैं। मैं बिल्कुल निस्वार्थ और सेवा भाव करने के लिए जुड़ी, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा था वो सही समाज नहीं हो सेवा रहा के था। नाम पे कुछ और ही चल रहा था, बस जो बस हमने शुरू में चर्चा की। हाँ, बस यही चल रहा था कि अगर हिंदू है कल्प्रिट तो उसको कवर करना है, मुस्लिम है तो यार हटाओ हटाओ हटाओ। तो मेरे साथ यही होता कि मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसी खबरें आने लगी थी जिहाद की, ये तो वामपंथी संस्था थी क्या? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वामपंथ वाले ये नहीं मानेंगे ना, उनको लगता है कि वो बहुत शिक्षित हैं, वामपंथ का मतलब वो एक अलग, शिक्षित है। वामपंथ पे तो कभी भी हम चर्चा कर हाँ, लेंगे, और उसके लिए एक दो एपिसोड से हम्म ज़्यादा लगेंगे। हम्म तो इतना हैवी वर्क, इमोशनली चार्जिंग वर्क होता है जाना, तो हाउ डू यू हैंडल द इमोशनल स्ट्रेस? जो ये कहानियाँ सुना, मैं अभी अपनी कुछ कुछ घटनाएं बताऊंगा जिनसे मैं जुड़ा हूँ, लेकिन इट टेक्स अ टोल ऑन द पर्सन। एक हमारी एनर्जी और हमारे अवसाद में कभी कभी चला जाता है आदमी। मैं क्या आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली का बता रही हूँ। पहले तो शुरू में बहुत हुआ, मतलब काम करते गए और हील होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी मैं 10 दिन पहले की घटना आपको बता रही हूँ कि इधर रिसेंटली 2 महीने से मैं रेप जैसे मुद्दे पे बहुत काम कर रही थी, लोगों से मिलना लगातार। मतलब ऐसा हुआ कि मैं रैपिडो बाइक से मैं कंकर भाग गई और मैंने पर्स से फ़ोन निकाल के उसको पेमेंट किया और अपना पर्स बाइक पे छोड़ दी। मतलब मेरा माइंड जो था वो ऐसा हैंग हो चुका था नम हो गया। कि मैं चल रही हूँ लेकिन मुझे होश नहीं कि मैं चल रही हूँ ये या मैं कहाँ हूँ। ठीक है,
अब 5 मिनट के बाद मुझे होश आया कि मेरा पर्स जो है वो बाइक पे छूट गया। अब वापस जैसे मैं गई तो वो था नहीं, फ़ोन बंद कर लिया। अब लगातार रैपिडो को मैं कॉल कर रही हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब 1 घंटे के अंदर मुझे वो मिल गया कि मेरा अगर एक रुमाल भी पटना में खोएगा ना तो मेरे पास आ जाएगा। मेरा मेरा फ़ोन भी एक बार गुमा था, लेकिन 1 घंटे के अंदर मिल गया था। यहाँ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए अपना मोबाइल और रुमाल लेके जाइएगा। नहीं, नहीं, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप लोग लड़कियों बहुत का अच्छे रुमाल हैं। रखने का शौक मुझे नहीं है। तो ये जो हमारे रेप विक्टिम्स हैं या सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं, यू टोल्ड कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन जो मुख्य कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें क्या काम चल रहा है, क्या सक्रिय भूमिका है? अपने खुद अपने शब्दों में बताएं कि व्हाट हैव यू बीन एबल टू डू, अब तक क्या किया है? पावापुरी में एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसको दुष्कर्म के बाद मकई के खेत में फेंक दिया गया, जिसमें कि सिंचाई हुई थी, पूरा मिट्टी मिट्टी था। उसको क्या बोल सकते हैं, कीचड़ जैसा मिट्टी। कब की घटना है ये? ये 2021 दिसंबर की घटना होगी। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके साथ ब्रूटली रेप करके फिर उसके चेहरे पे जूते से, लात, मुंह के घूंसे से मारा गया, उसके पेट में चाकू भोंक करके। और लोग जनरली इसलिए करते हैं कि लड़कियां मर जाए और गवाही नहीं दे पाए। वो वो तो भाग गया। आजकल बाय वन गेट वन फ्री है, रेप के साथ मर्डर इंक्लूड हो हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। लेकिन वो बच्ची बच गई। बच्ची बच गई और जैसे मुझे पता चला, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई मिलने के लिए उससे। मैं गया में थी, गांव में अपनी थी। मैं वहाँ से भागते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुझे 5 से 6 घंटे लगे थे। मैंने पहले ऑटो, फिर ट्रेन, फिर बस, पता नहीं कैसे कैसे मैं वहाँ पहुँची। जब मैंने उसको सामने से देखा ना, मतलब मुंह में पाइप, गले में पाइप इधर, और उसको देख के मुझे इतना रोना आया। मैं एकदम, मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा, अब मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। दैट वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर, ये हाँ, पहला अनुभव था। हाँ, पहला था। उसको देख के मतलब मैं घर आके भी बस उसी के बारे में सोच रही थी कि 8 साल की बच्ची। अब दुर्गा पूजा में हम लोग ढूंढते हैं कन्याओं को कुमारी पूजा के लिए। कुमारी पूजा के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? 8 साल की बच्ची में तुमको क्या मिल गया भाई? ये कैसी मर्दानगी है? ये कैसे मर्द हो तुम, जो खुद 3 बच्चों का बाप था? उसमें मैंने उसको आईसीयू में एडमिट कराया, फिर पुलिस आई कि उसका बयान वयान ली। और आपको पता है आलम, यहाँ पीड़िता को और पीड़ित बनाया जाता है सोसाइटी में। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे समाज की बात कर रही हूँ। जो बलात्कारी होते हैं वो पैसे के बल पे निकल जाते हैं, शादी ब्याह होता है और समाज में फिर उनको टिकट मिल जाता है, नेता मंत्री भी बन जाते हैं। डू यू वांट टू टेक एनी नेम्स? अब ये देखिए ना, ये राम रहीम बाबा एक है, बार बार पैरोल पे निकलता है, कितने चार्जेस उस पर लगे हैं, कितने तो है। मैं किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ? आसाराम बापू। ऐसे बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी। लेकिन उनके अनुयायी, आई एम टेलिंग यू नेहा, जानती होगी कि जेल के बाहर बाहर जाके मत्था टेकते हैं अभी भी। सोचिए ना। हमारे समाज के ऊपर ये क्या दर्शाता है, हमारे समाज को किस लाइट में हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति, अंध भक्ति, और मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ। और कोई ऐसे केसेस हों, क्योंकि सुन के ही मेरा मन तो यहीं पे ख़राब होने लगा। इसकी एंडिंग बहुत दर्दनाक थी। लड़का तो गया, 2-3 महीने के बाद निकल गया, लेकिन निकलने के बाद जीना हराम कर दिया। इन लोग सब बेचारे घर वर छोड़ के किसी तरीके से, यहाँ इंदिरा आवास पे एक कमरा बना था, छोड़ के आज दिल्ली में फुटपाथ पे रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा पका रहे हैं। अब दूसरा केस है समस्तीपुर का। एक 17 साल की लड़की, 17 भी नहीं हुआ था उसका, 16 ही हुआ था, नाबालिग थी वो। वो कपड़े के दुकान में काम करती थी रोजी रोटी के लिए। वो इवनिंग में जब रिटर्न हो रही थी, अपने घर आ रही थी, तो गांव में जनरली बगीचा होता है, गांव के पहले बगीचा होता है। तो वो बगीचे में घात लगाए 3 बैठे थे मुस्टंडे, जो चाचा कहती थी, बाबा कहती थी। वो उसको मुंह दाब के ले गए, उसके साथ रेप किया। ऐसे भी स्टडीज़ बताती हैं ना, ज़्यादातर जो ये केसेस होते हैं यौन शोषण के, इंसेस्ट के, ये किसी जान पहचान वाले के द्वारा या इवन क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा होते हैं। समाज इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता, हश हश, चुप्पी लग जाती है। और ये जो विक्टिम को और विक्टिमाइज किया जाता है, उसके परिवार को किया जाता है। देखो भाई, सिंपल बात है, यू केम हियर, रास्ते में हो सकता था एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, लड़ लेंगे रोड पे अपन, झगड़ा झगड़ी हो जाती है, या कोई मारा पीटी हो गई, किसी ने अटैक किया, लड़ लेते हैं, केस रजिस्टर करते हैं, मुकदमा चलता रहता है। लेकिन क्या वजह है कि व्हेन इट कम्स टू अ सेक्सुअल क्राइम,
वो परिवार भी दब जाता है कि नहीं बदनामी हमारी ही हो जाएगी, जबकि उसको भी एक क्राइम के तौर पे क्यों नहीं देखते हम लोग? इट इज़ जस्ट अ क्राइम। बाकी चीज़ों में आप लीगल रेमेडी लेना चाहते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फील्ड? हाउ आर यू हेल्पिंग द विक्टिम्स फाइंड देयर वॉइस एंड गेट देयर राइट्स? इस पे बताएं। मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे कई मामले हैं जो मेरे नहीं जाने पे दब जाते। मैं जाकर उनको काउंसलिंग करती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये जो हुआ इसमें आपकी बेटी की गलती नहीं थी, जिसने किया वो गुनाहगार है। और अगर आप चाहती हो कि कोई और बेटी के साथ ऐसा नहीं हो तो आपको आगे आना होगा। पीछे मैं खड़ी हूँ लेकिन आपको पहले आगे आना होगा। ये आपकी लड़ाई है और साथ मैं दूंगी। ऐसे कई मुद्दे हैं। यही समस्तीपुर का केस है, उन लोग बैक आउट हो जाते। एक तो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, उनको नॉलेज नहीं है, और इतनी गंदी पुलिसिया सिस्टम है बिहार की। मैं बोलती हूँ हमेशा बिहार सरकार को कि आप बिहार पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक प्रोग्राम जरूर करवाए, समय समय पे उनको महिला थाना बताएं। तो अब हर जिले में है। सिर्फ महिला थाना से क्या होता है? महिला थाना से क्या महिला होता है? प्रकोष्ठ है। उससे क्या मतलब है? उससे मेरा कहना यह है कि नीतिगत रूप पे अगर कोई बदलाव आया है तो ज़मीनी हकीकत क्या है? कितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं महिला थाना में? किसी भी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उसको 0 FIR का अधिकार है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं है। यहाँ कई थाना में जब पीड़िता जाती है, दुष्कर्म पीड़िता, तो उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। अब गरीब है, एक तो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, मेंटल स्थिति वैसे ही खराब है, फिजिकल वैसे ही खराब है। अब उसको हॉस्पिटल लेके जाए कि थाना लेके जाए? अभी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, मेरी नज़रें पड़ी उस पर कि महिला पुलिसकर्मी पैसे मांग रही है। हाँ, आपने कहा कि महिला थाना है, महिला प्रकोष्ठ है, नाम मात्र का है। महिला आयोग भी है बिहार में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको क्लबिंग और एक दूसरे की हल्दी मेहंदी फंक्शन अटेंड करने से ज़्यादा कुछ फुर्सत मिलता हो। बिल्कुल नहीं, कभी सक्रिय नहीं रहती हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। पता नहीं, मैं तो जुड़ी नहीं हूँ, मैं तो जुड़ती ही नहीं हूँ। तो उस समस्तीपुर केस पे वापस आते हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष ये निकला कि जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, वो पीछे हो रही थी बेचारी। उनको अस्पताल में सुविधा भी नहीं मिला था, दवाइयाँ नहीं मिली थी, इलाज नहीं। हॉस्पिटल में घुस के मैंने लड़ाई की। आपने कहा ना कि राउडी ऐसे नहीं हो, मैं बिल्कुल तहलका मचाती हूँ। हॉस्पिटल में घुस के मैंने हल्ला बोल किया, तहलका मचाया। अभी के अभी इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अभी के अभी इनको फ्री में दवाइयाँ मिलनी चाहिए। सब कुछ मैंने उनको मुहैया किया, उनको सुरक्षा। एक वो लेडी कांस्टेबल वहाँ बैठी। उसके बाद जब वो घर गई तब भी 1-1.5 महीने तक लेडी कांस्टेबल रही। आज 25 साल की सज़ा मिली है तीनों आरोपियों को, और लड़की की भी मैं शादी करवा रही हूँ। ये मैं नहीं लाती कैमरे में ये सारी चीज़ें। उसकी शादी कैसे करा रही है? आर यू पेइंग आउट ऑफ योर ओन पॉकेट फॉर द मैरिज? आर्थिक मदद कैसे कर पा रही है? यू आर वन पर्सन, तो कितनों को आप रेस्क्यू कर लेंगी? वही मैंने 2 साल पहले मरीन ड्राइव पे एक कैंपेन किया था कि जैसे छोटे बच्चे जो अनाथ हैं उनको अडॉप्ट लोग करते हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई देखता नहीं है छोड़ देता है, तो उनके लिए वृद्धाश्रम है। लेकिन व्हाट अबाउट रेप विक्टिम्स? जब रेप होता है तो सब फोटो वीडियो के लिए पहुंचते हैं, भाई रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है। लेकिन आफ्टर द रेप के बाद क्या? वो जब तक ट्रेंडिंग है, वायरल है, हाँ। तो उस मतलब अपनी भी रोटियां सेक लेते हैं जब तक कोई वायरल ट्रेंडिंग होती है। गाना मुझे याद आता है, संदर्भ दूसरा है, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, अपना प्रोफाइल बढ़ जाता है। तो मैंने वो किया था, लोगों से, युवाओं से और फैमिलियों से रिक्वेस्ट किया था कि तुम भाई ऐसी जो रेप पीड़ित है उनको भी अडॉप्ट करो। कौन अडॉप्ट करेगा? उनको भी अडॉप्ट, उनको अपनाओ, उनसे शादी करो, उनका पुनर्निवास हो। इस पे सरकार कब ध्यान देगी? कब? आफ्टर द रेप क्या? कौन बात करेगा? मैं वो बात करती हूँ। सिर्फ सामाजिक काम पैसों से नहीं होता। अगर आप किसी के साथ खड़े हो, उसका मनोबल मजबूत होता है। मैं बहुत वो बड़ी बात करती है। हूँ। आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप सेक्रेटली उसका शादी करा, चुपचाप शादी करा के उसका घर बसा रहे हो। हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है, नहीं। सब्बल भी होता है। आप किसी को सब्बल दे रहे हो, किसी का मनोबल बढ़ा रहे हो, बोल रहे हो हम साथ हैं, साथ हैं। आप भले साथ मत रहो, हमेशा हमेशा लोग साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन आप कह रहे मैं हूँ, आप करो, तो उसको मजबूती मिलती है। और बहुत मिली है, इसी केस में मिली है। लड़की बेचारी से डरी सहमी रहती है। मैंने उसको पटना में एक इवेंट में बुला के, रेप पीड़िता के परिवार को, आप सोच सकते हो आज तक की हिस्ट्री में किसी ने अवार्ड नहीं दिया होगा। इन लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं इनको तिरस्कृत कर देता है। इनकी गलती नहीं है कि इनके साथ रेप हुआ है। कौन चाहता है कि मेरे साथ रेप हो? भाई हमारे साथ रेप हो, लेकिन समाज उनको बहिष्कृत कर देता है। वो आई रेप पीड़िता, 3 फैमिली को मैंने बुलाया था अपनी अपनी बच्चियों के साथ, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, उनको अवार्ड मिला वहाँ पे।
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, पब्लिक डोमेन में आके कहा कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हमें न्याय चाहिए। कमिंग आउट इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। हमें न्याय चाहिए, उन्होंने बात रखी तो वो सम्मान की पात्र हैं और उनको सम्मान मिला है। वुमेंस डे पे, आप वुमेंस डे की बात करें, वुमेंस डे पे ऐसे सम्मान मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। और लिंग भेद की बात आपने कही, मैं वहाँ पे आपको रोकना चाह रही थी। लिंग भेद आपने कहा कि वुमेंस डे क्यों है, नहीं रहना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए। मैंने एक आदर्शवादी बात की। नहीं, मैं अब आपको आदर्शवादी बात पे मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि आजकल लड़कियाँ बड़ा मुँह फट हो गई, बड़ी बदतमीज़ हो गई, जेंडर इक्वलिटी करती है। तो भाई क्यों ना करे, क्यों ना करे? सदियों से तो आपने हमें दबा के रखा। घर में बच्चे और बेटा और बेटी होते हैं तो आप उनको काम के आधार पे बांट देते हैं। जितने हार्ड काम है, गेहूँ पिसाने का है, जाओ बेटा तुम कर लो, झाड़ू लगाने का बेटी तुम कर लो। भाई बेटी को भी बोलो ना, जाओ गेहूँ तुम पिसवा लो, बेटा को बोलो झाड़ू लगाने। आप तो बचपन से कर दे रहे हो लिंग भेद। फिर थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो फिर खेलने कूदने का भी काम है, लड़कियां खेलेगी रस्सी कूद, लड़के खेलेंगे क्रिकेट। क्यों नहीं कहते हो लड़की को जाओ क्रिकेट खेलो? फिर थोड़ी बड़ी हुई, शादी विवाह का समय आया तो बहू कोमल सुशील पता नहीं कैसी ऐसी पतली होनी चाहिए। क्यों हट्टी कट्टी नहीं होनी चाहिए? क्यों आपने शुरू से लिंग भेद किया? तो क्यों नहीं हमें चाहिए? क्यों? बिल्कुल हमें सम्मान चाहिए, बिल्कुल हम बिल्कुल ये वुमेंस डे के साथ हैं, बिल्कुल हमें सम्मान चाहिए। हमारे लिए होना चाहिए ऐसा विशेष दिन जिस पे अवार्ड हमें मिलना चाहिए, हमारे काम के लिए मिलना चाहिए, हमारे रंग रूप के लिए मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सदियों से हमें बेड़ियों में रखा गया। हम क्यों नहीं, बहू क्यों नहीं जा सकती अपने चौखट पे, क्यों नहीं छत पे घूम सकती है? ये कैसा संस्कार, ये कैसी रूढ़िवादिता है? कि वो बहू इंसान नहीं है क्या? आर यू इन फेवर ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट और नॉट? हाँ, वाई? क्यों नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होना चाहिए ना। क्यों? अगर आप सुंदर हैं तो आपको मिलना चाहिए। यहाँ बातों का सिलसिला ऐसे खुल गया है, और हमारे चैनल पे होता भी यही है। जी, कितना टाइम चला गया पता चला? एक घंटा से ऊपर हो गया। आई डोंट नो, आई हैव स्टॉप द टाइमर ऑल्सो। बातों का सिलसिला जारी रहेगा विथ द वन एंड ओनली राउडी बॉस लेडी नेहा सिंह राठौर, और इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इस चर्चा को। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा अल्प विराम।